Assalamu alaikum students. Today we will discuss homeostasis. Topic 5.4 chapter number 5. होम्योस्टेसिस क्या होती है? अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं। हमारा वेदर चेंज होता है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो इन्वायरमेंट में ऑल द टाइम फ्लक्चुएशंस आती हैं, उतार चढ़ाव आता है। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो खुद को मेंटेन करती है, अपनी इंटरनल कंडीशंस को एक ही जगह पे मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट में बर्फ़ पड़ रही हो या हीट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमारी बॉडी ने अपना टेम्परेचर 37 ही रखना है। ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 होता है। तो बॉडी कुछ ना कुछ करके उसको रेगुलेट करती है। मुश्किल तो होती है उसको मेंटेन करने में, लेकिन वो मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर खुद को स्टेबल करने की कोशिश करती है। इसी तरह से वाटर की बात करते हैं, तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है, उसको भी बॉडी स्टेबल करती है। एक उसने सेट पॉइंट पे रखना है। इसी तरह से पीएच को भी उसने मेंटेन करना है, ब्लड की शुगर लेवल को मेंटेन करना है, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करना है। तो बॉडी अपनी चीज़ों को, अपनी अंदरूनी जो पैरामीटर्स हैं, उसको उसने मेंटेन करना होता है। इसी मेंटेनेंस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। माहौल में चेंजेस आने के बावजूद अपने बॉडी को अंदर से मेंटेन रखना जो है वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अब पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम हैं, वो मिलजुल कर काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? ताकि वो मेंटेन रह सकें। टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, अपने अंदर के माहौल को स्टेबल करने के लिए हमारी पूरी बॉडी मिलके काम करती है। इसी प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। किसी ऑर्गेनिज्म की जो काबिलियत होती है अपने अंदरूनी माहौल को बरकरार रखने की, उस काबिलियत को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर वाले माहौल में जितने मर्जी चेंजेस आए, लेकिन बॉडी ने अंदर से खुद को क्या करना है? स्टेबल ही रखना है। एग्जांपल हमारे पास क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड शुगर रेगुलेशन एंड पीएच लेवल्स। जैसे कि शुगर की एग्जांपल अगर हम लें, अगर शुगर हमारी बढ़ जाए तो हम उसको इंसुलिन से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर शुगर अगर हमारा शुगर का लेवल लो हो जाए तो ग्लूकागोन उसको हाई कर देता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन उसको लो कर देती है। अब कुछ पर्सन्स के अंदर ये चीज़ ख़राब हो जाती है जिनको शुगर होती है, तो फिर हम बाहर से इंसुलिन लगा के उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का क्या किरदार है, किस तरह से ये हमें होम्योस्टेसिस हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन कर रही है, जो हमारी सेहत नज़र आ रही है, ये होम्योस्टेसिस की वजह से है। हमारी जो वेल बीइंग है, हम जो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, होम्योस्टेसिस की वजह से है। अगर इनमें ख़राबी आ जाए तो हमारी ज़िंदगी जो है वो क्या हो जाती है, हमारी सेहत जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको डायबिटीज़ की एग्जांपल दी है कि उसमें ये बैलेंस ही ख़राब हो जाता है ना। इस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता है। सम टाइम ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, सम टाइम बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो हम बीमार हो जाते हैं। टेम्परेचर में इसी तरह से ज़्यादा हो जाए तो आपको बुखार हो जाता है और सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है अगर लो हो जाए तो। अच्छा जी, अगर हम बात करें ओवरऑल, हम मेजर लेवल पे बात कर रहे हैं कि सारे ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं। लेकिन अगर हम लो लेवल पे बात करें तो ये सेल है जो मेंटेन करता है हर चीज़ को। हर सेल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, वो एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है, यानी कि तरीके के साथ काम करने वाली मशीन है, जिसमें हर ऑर्गेनेली अपना-अपना रोल प्ले कर रही है। दैट रोल इज़ वेरी प्रिसाइज़, यानी कि वो रोल बहुत ही स्पेसिफिक रोल है। तो सेल भी उसी वक़्त काम करेगा अगर उसको हम नॉर्मल कंडीशंस देंगे। अगर हमने सेल का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सेल अपना काम करना छोड़ देगा। अगर हमने उसकी पीएच चेंज की है तो सेल अपना काम नहीं कर सकेगा। तो सेल को प्रॉपर काम करने के लिए तमाम चीज़ें आइडियल चाहिए होती हैं। उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल पीएच चाहिए होती है और उसको नॉर्मल जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज़ की और ऑक्सीजन की जो है वो सप्लाई चाहिए होती है नॉर्मल रेंज में। अगर हम सेल को ये प्रॉपर माहौल नहीं देंगे तो सेल अपना काम नहीं कर सकेगा। द पॉइंट सेकंड पॉइंट इज़ व्हेन डू वी डू हार्ड वर्क। जब हम एक मशक्कत का काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम भाग रहे होते हैं तो हमारी बॉडी उस दौरान हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब हम भागते हैं तो हमें पसीना आता है, तो अब क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अब इस सूरत में क्या है कि ब्रेन जो हमारा जो रेगुलेटिंग सेंटर है,
ब्रेन के अंदर जो रेगुलेटिंग सेंटर है वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को, पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स को मैसेज भेजता है, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब इस टेम्परेचर को नॉर्मल करो। तो उस टेम्परेचर को नॉर्मल करने का तरीका ये है कि बॉडी जो है वो स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है, पसीना बनाना शुरू कर देती है। पसीना बनाने से क्या होता है, पसीने से बॉडी का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है। जब हम भागते हैं तो पसीना आने से हमें कूलिंग इफेक्ट आता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगेन अगर बढ़ गया है 37 से, तो वो दोबारा 37 के ऊपर आ जाता है। इसी तरह से जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर फॉल होता है, यानी कि सर्दी लगती है हमें, तो फिर भी हमारा रेगुलेटरी सेंटर क्या करता है, हमारे मसल्स को मैसेज भेजता है कि आप कांपना शुरू कर दें, जिसकी वजह से हीट पैदा होती है। जब सर्दी हमें लगती है तो आपको पता है हमारी बॉडी कांपना शुरू कर देती है, दैट इज शिवरिंग। उसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। वो शिवरिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। इन फिगर नंबर 5.6 जब हम जूस पीते हैं तो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो अब ये ग्लूकोज बढ़ गया है, इसको हमने नॉर्मल करना है, तो हमें खबर भी नहीं होती है कि हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, हमारा पैंक्रियाज। और वो पैंक्रियाज से जो इंसुलिन निकलती है वो ब्लड के ग्लूकोज को फिर से लो कर देती है। इस तरह से जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ा दिया जाता है, यानी कि हम ज़्यादा सांस लेना शुरू करते हैं ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे अंदर जा सके। इसी तरह से हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है ताकि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में जल्दी से पंप किया जा सके, क्योंकि उस टाइम पे हमारी रेस्पिरेशन बढ़ी हुई होती है, एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी को। तो एटीपी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा सांस लेते हैं, हमारा हार्ट बीट भी ज़्यादा हो जाती है। और कौन कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जिनका रोल है होम्योस्टेसिस के अंदर? हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, उसका रोल है। नंबर 2 इज एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स का जो सिस्टम है, जैसे इंसुलिन की बात की, दैट इज अ हार्मोन। पैंक्रियाज जो है वो एक ग्लैंड है। तो ये जो हार्मोन्स और ब्रेन है, ये क्या करता है, ये हार्ट रेट को यानी दिल की धड़कन को मेंटेन कर रहा होता है, रेस्पिरेशन को, सांस लेने की रफ्तार को, और मेटाबॉलिज्म ओवरऑल जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको मेंटेन कर रहा होता है, डिस्पाइट चेंजेस इन एनवायरनमेंट, यानी माहौल में जो तब्दीली आती है उसके रिस्पॉन्स में। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे हेल्प करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे हेल्प करता है कि फेफड़ों के थ्रू हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ऑक्सीजन और CO2 का जो लेवल है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन कर रहा है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा किस तरह से हेल्प कर रहा है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन और पीएच को मेंटेन कर रहा है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट और ब्लड और वेन्स वगैरह। अब हमारा ब्लड जो है वो पीएच को मेंटेन करता है। इस तरह से टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है कि गर्मियों में हमारी जो वेन्स होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि वो स्किन के करीब कर दी जाती हैं ताकि उसमें से हीट बाहर निकल सके। सर्दियों में वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, हमारी जो वेन्स होती हैं वो अंदर चली जाती हैं, दब जाती हैं, ताकि हम हीट को बचा सकें। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से हेल्प कर रहा है? वो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रहा है, यानी कि जो खाना हमने खाया है उसको हजम करके वो पूरी बॉडी में पहुंचा देता है ताकि एनर्जी की कमी ना हो, और उस एनर्जी को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जा सके, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जा सके। मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम कैसे हेल्प करता है? बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। अगर हमें गर्मी लग रही है, हम साए वाली जगह पे जाके बैठ जाएँगे, ठीक है? तो ये हमारे मसल्स की वजह से और स्केलेटल सिस्टम की वजह से पॉसिबल हुआ है। उसके अलावा सपोर्ट और मूवमेंट करता है। मसल्स ही हैं हमारे जो थर्मोजेनेसिस करवाते हैं। देन यूरिनरी सिस्टम कैसे हेल्प करता है? एक्स्ट्रा पानी हमारी बॉडी में जितना भी होता है वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू बाहर जाता है, यूरिन बन के उसमें एक्स्ट्रा साल्ट हम डालकर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ब्लड का वॉल्यूम, यानी अगर ब्लड में ज़्यादा पानी आ गया तो वो हमने निकाल देना है। जब ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है और पीएच भी मेंटेन हो जाती है, जब हम साल्ट को मेंटेन करते हैं। लास्ट वन इज इंटेगुमेंट्री सिस्टम, हमारी स्किन को इंटेगुमेंट कहते हैं। तो स्किन का जो सारा सिस्टम है वो कैसे हेल्प कर रहा है बॉडी को मेंटेन करने में? स्किन हमारी जो है वो प्राइमरी बैरियर है, यानी बाहर वाले माहौल में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हमको कौन बचा रहा है? हमें अपनी स्किन बचा रही है। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से हमें स्किन बचा रही है, तमाम किस्म के जरासीमों से हमें स्किन बचा रही है, ये प्राइमरी एक बैरियर है। ठीक है, तो ये भी बॉडी के, उसके अलावा ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है स्वेटिंग के थ्रू, पसीना हमारी स्किन के जरिए आता है हमें, तो इसलिए हमारी बॉडी को मेंटेन करता है। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन दी होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड इंटेगुमेंटरी सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये हमारे पास 9 ऑर्गन्स बनते हैं। दैट्स ऑल, हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। Tomorrow we will start biomolecules.